गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी वर्मा और आज की हम टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन बीएड में 16 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको 16 मार्क्स का कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले तो हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। ठीक है, इंट्रोडक्शन में कुछ मेन पॉइंट की बात करेंगे कि कब ये रिपोर्ट मतलब इसके चेयरमैन कौन थे, कब रिपोर्ट सबमिट की गई, क्या क्या कितने मेंबर्स थे। उसके बाद हम इसकी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर हम इसकी रिकमेंडेशन पढ़ेंगे एंड फाइनली हम इसकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहें। तो अब स्टार्ट कर देते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज़ कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन क्या होता है? तो हम बात करते हैं कोठारी कमीशन। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, कोठारी कमीशन इज ऑल्सो नोन एज इंडियन एजुकेशन कमीशन। ठीक है, कोठारी कमीशन को क्या बोला जाता है? और इंडियन एजुकेशन कमीशन भी इसको बोला जाता है और कई बार इसको सिंपली एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है। तो अगर आपको इंडियन एजुकेशन कमीशन आए या सिंपली आपको एजुकेशन कमीशन आए तो वो क्या है, आप ये समझ लेना कि आपको कोठारी कमीशन के बारे में ही लिखना है। ठीक है, जो कोठारी कमीशन था इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल ये जो होता है प्ले करता है एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड फॉर आर बीएड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और ये बहुत हर जगह में काम आता है। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप बीएड एंट्रेंस के लिए जब आपने प्रिपेयर किया था तो वहाँ पे भी इसने अपनी बहुत इंपॉर्टेंट भागीदारी निभाई थी। तो या इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर बहुत ही ज़्यादा काम किया था। तो ओके ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं हम। ये जो कोठारी कमीशन था इसके जो मतलब ये कोठारी कमीशन किसकी चेयरमैनशिप के अंडर बना था? ठीक है, तो ये बना था डीएस कोठारी, डीएस कोठारी या डॉक्टर डीएस कोठारी, डॉक्टर डीएस कोठारी। अब हम बात करेंगे कि ये डीएस क्या है। तो डीएस इज दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, ये इनका क्या था, फुल नेम था इनका दौलत सिंह कोठारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन्होंने जो ये रिपोर्ट थी, इन्होंने काम करना तो बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था, मतलब सोचना स्टार्ट कर दिया था ये जब उन्होंने सोचा था। लेकिन जो ये रिपोर्ट इन्होंने जो बनाना स्टार्ट की थी वो की थी 2 अक्टूबर 1964। ठीक है, 2 अक्टूबर 1964 को इन्होंने ये जो रिपोर्ट थी ये बनाना स्टार्ट कर दी थी और अपनी ये रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की थी कब? 29 जून 1966। ठीक है, 29 जून 1966 में उन्होंने अपनी ये जो रिपोर्ट थी ये सबमिट कर दी थी। मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें ऑलमोस्ट इनको क्या लगे थे, 2 इयर्स लग गए थे अपनी ये जो रिपोर्ट्स थी इसको बनाने के लिए। इनकी जो ये रिपोर्ट्स थी ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। माना जाता है कि इनकी ये रिपोर्ट जो है इसमें इन्होंने क्या किया था, 1600 पेजेस को इंक्लूड किया था। मतलब इनकी ये रिपोर्ट जो बनी थी 1600 पेजेस में बनी थी, जिसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में मेंशन किया था, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रिकमेंडेशंस के बारे में इन्होंने लिखा था। इनकी रिकमेंडेशन इतनी बड़ी इसलिए थी क्योंकि इन्होंने हर एक पहलू पे बात किया था। इन्होंने जब एजुकेशन की बात की थी तो ना ही इन्होंने ऐसे देखा था कि हमने गर्ल्स एजुकेशन पे बात करनी है, प्राइमरी लेवल पे ही बात करनी है। जैसे अगर हम बात करते थे हंटर कमीशन जो हमारा था, मेनली वो क्या करता था, प्राइमरी एजुकेशन कमीशन पे बात करता था। या हमारी वर्धा स्कीम जो थी, है ना, जब वर्धा स्कीम या वर्धा एजुकेशन कमीशन भी बोल देते उसको, तो वो क्या करता था, मेनली हमारे आई गेस शायद वुमेन एजुकेशन पे बात करता था। लेकिन जो ये कोठारी कमीशन था तो ये क्या करता था, ये सब के लिए बात करता था, सबके लिए एज एन कि मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई लेवल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यूनिवर्सिटी, हर एक लेवल की इन्होंने क्या की थी, बात की थी। इसलिए इनकी रिपोर्ट भी कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई थी। तो लेकिन हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश की है। तो हम बात करते हैं जब ये जो रिपोर्ट बनी थी इसमें तो कितने मेंबर्स थे टोटल। अगर हम टोटल मेंबर्स की बात करें तो वो थे 17 मेंबर्स एंड उनमें से जो थे 12 जो थे वो इंडियन थे एंड 5 जो थे वो फॉरेनर थे, मतलब अदर कंट्री के एजुकेशनलिस्ट थे वो। अगर हम बात करते हैं कि वो अदर कंट्रीज़ कौन सी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, अगर आपको 12 याद करनी होती तो शायद आप स्किप कर सकते थे कि चलो ठीक है। तो अब तो आपको 5 याद करनी है, तो मतलब ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए आप क्या कर सकते हो, इनको भी याद कर सकते हो। तो ये 5 जो थी कंट्रीज़ थी या इनके मतलब कौन कौन सी कंट्री के एजुकेशनिस्ट जो थे यहाँ पे थे। तो हम बात करेंगे दैट इज़ यूएसए, यूके,
USA, UK, USSR, फ्रांस एंड जापान। ये क्या थे? ये हमारी 5 कंट्री थी। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, USA, UK, USSR, फ्रांस एंड जापान। ये क्या थी? ये 5 कंट्री थे। यहाँ के एजुकेशनिस्ट थे जो इंडिया के जो 12 एजुकेशनिस्ट थे उनके साथ ये इन्होंने मिलके क्या किया था? काम किया था हमारे इस कमीशन को बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, तो ये कोठारी कमीशन का क्या था? कुछ इंट्रोडक्शन था। अब आ जाते हैं हम हमारे एम एंड ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है, कि एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या थे हमारी कोठारी कमीशन के। तो हम कोठारी कमीशन के अगर एम एंड ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या करती हूँ मैं, यहाँ पे सिर्फ इनको रीड आउट कर दूंगी क्योंकि हमारी रिकमेंडेशंस में भी कहीं ना कहीं ये पॉइंट क्या होंगे? रिपीट होंगे। तो मैं वहाँ पे आपको क्या करूँगी? एक दो लाइन में इनको डिस्क्राइब कर दूंगी क्योंकि इतनी सारी रिकमेंडेशन है, इतने सारे पॉइंट्स है कि अगर आप इनको सिर्फ एक दो लाइन में लिखोगे ना तो मोर देन इनफ हो जाएगा क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता, आपको बहुत सारा लिखना भी होता है। और अगर पॉइंट्स की ज़्यादा वैल्यू होती है, अगर आप पॉइंट्स ज़्यादा लिखोगे, हाईलाइट करके लिखोगे तो आई गेस आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो रेदर देन कि आप पैराग्राफ में लिखोगे उनको। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है दैट इज नेशनल डेवलपमेंट एजुकेशन। इनके क्या क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे, इनको मैं जस्ट रीड आउट कर देती हूँ। दैट इज नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन, नेक्स्ट इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, नेक्स्ट इज साइंस as integral part of our education, next is development of our education at all stages, next is relate to life। ठीक है, अब यही सारे पैटर्न, ठीक है, मैं यहीं पे चलो इनको क्या कर देती हूँ ना, थोड़ा एक्सप्लेन कर लेती हूँ। जैसे पहले की अगर हम बात करते हैं वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जो आगे हैं पॉइंट यहीं पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट क्या बात करता है? नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन। नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन बोलता है कि पूरे नेशन में एक कॉमन सिस्टम होना चाहिए एजुकेशन का। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टेट में डिफरेंट पैटर्न है एजुकेशन का, दूसरी किसी स्टेट में कुछ और पैटर्न है एजुकेशन का। नेशनल लेवल पे एक ही सिस्टम होना चाहिए एजुकेशन का। ठीक है, सेकंड, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब अगर आप एजुकेशन ले रहे हो तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो प्रोडक्टिव होनी चाहिए, उसकी आउटपुट होनी चाहिए। अगर आप इनपुट दे रहे हो तो उसकी आउटपुट भी आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। साइंस को उन्होंने इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन माना था और उन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बोला था। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया था कि साइंस और मैथ्स को हम क्या करेंगे, जो हमारे 10th लेवल तक का स्कूल है वहाँ पे तो इसको कंपलसरी माना गया था। उनका कहना था कि जो साइंस है और जो मैथमेटिक्स है, क्योंकि ये हमारे डे बाय डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती है। विदाउट साइंस एंड विदाउट मैथ तो आप डे स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं, चलो ठीक है, साइंस तो हमने फिर भी मान लिया, हम स्काई देख लेते हैं, सन देख लेते हैं, अपना सराउंडिंग लिख लेते हैं, कहीं ना कहीं साइंस इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, ठीक है, मैथ्स कैसे हो गया? फिर मैथ्स हो गया, आप सुबह उठते हो, ठीक है, सबसे पहले उठने के आप क्या करते हो? टाइम देखते हो। टाइम में क्या होता है? नंबर्स। तो नंबर्स क्या है? हमारा मैथ्स। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मान लो आपके घर में कोई मान दूध बेचने वाले, जैसे दूध देने वाले आते हैं तो आप उनसे दूध लेते हो, तो वो क्या होता है? लीटर्स में लेते हो या किस में भी लेते हो, वहाँ पे भी क्या होंगे? फिर से नंबर्स आ गए। तो मैथ्स भी इस तरह से कहीं ना कहीं, मतलब आप शॉप जाते हो तो इस तरह से मैथ्स भी क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह से मैथ्स और साइंस को क्या गया माना गया है? इंटीग्रल पार्ट। मतलब अगर कोई एफिशिएंट ना बन पाए, एटलीस्ट बेसिक लेवल ऑफ मैथ्स और साइंस की उन्हें नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एट ऑल स्टेजेस। इन्होंने हर एक स्टेज की बात की, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे वो हाई लेवल ऑफ हो, चाहे या वो सेकेंडरी या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। उन्होंने हर एक स्टेजेस पे एजुकेशन की बात की थी कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बात की थी रिलेट टू लाइफ, कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे कि जब बच्चा पढ़ रहा है तो वो रिलेट कर पाए, उसको देख पाए कि हाँ वो अपनी जो वो अपनी कम्युनिटी में, सोसाइटी में जो फील करता है वही कहीं ना कहीं वो बुक्स में पढ़ रहा है, सो दैट कि जो उसकी जो एजुकेशन है वो रिलेटिव हो थोड़ी। ठीक है, और उसका इंटरेस्ट बना रहे। तो ये कुछ हमारे मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे हमारे कोठारी कमीशन के। अब हम चल जाते हैं अपने मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन। जो कोठारी कमीशन थे, इनके क्या क्या रिकमेंडेशंस थी। ठीक है, जैसे हम पॉइंट पढ़ेंगे आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। मैंने क्योंकि बहुत जो इजी से हमारे पॉइंट्स थे उनको सिलेक्ट किया है, क्योंकि हमें मार्क्स इस चीज़ पे तो नहीं मिलेंगे ना कि आपने कितने टफ पॉइंट लिखे हैं। आपको मिलेगा आपने कितना मटेरियल लिखा है, कितना पॉइंट लिखा है, कितना प्रिसाइजली और एक्यूरेटली लिखा है, फालतू की गप्पे नहीं मारी है। ओके, तो हम स्टार्ट कर देते हैं
प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14। ठीक है, कोठारी कमीशन की ये फर्स्ट रिकमेंडेशन थी कि 6 साल से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, जो कि हमारे आर्टिकल 45 में भी बताया गया था। नेक्स्ट इज कॉमन स्कूल सिस्टम। कॉमन स्कूल सिस्टम मीन्स जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, या कोई भी और अथॉरिटी के जो स्कूल हैं उनको टुगेदर काम करवाना है, उनसे कॉमन सिस्टम मतलब कॉमन एजुकेशनल प्रणाली जो है वहाँ पे क्या करनी है, यूज़ करनी है। ठीक है, बेसिक लेवल रखना है, मतलब सबका कोई ज़्यादा वेराइटी जो है आप वहाँ पे नहीं लाओगे। नेक्स्ट इज साइंस एंड मैथमेटिक्स टू बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। साइंस और मैथमेटिक्स को क्या करोगे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन रखोगे। साइंस, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि जो साइंस है और मैथमेटिक्स है ये हमारी क्या होती है, डेली लाइफ में जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है, इसीलिए क्या किया जाता है, इसको इंटीग्रल, इन्होंने कोठारी कमीशन ने इनको अपनी जो एजुकेशन है उसका मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है उन्होंने इसको बनाया था, साइंस एंड मैथमेटिक्स को। नेक्स्ट इज स्पेशल एम्फेसिस शुड बी ऑन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन। उन्होंने ना साइंस और मैथमेटिक्स के साथ साथ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एजुकेशन की भी बात की थी। एग्रीकल्चर, क्योंकि हमें पता है वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, और इंडिया में मैक्सिमम ऑफ जो जो पॉपुलेशन है या जो लोग होते हैं, क्योंकि ये जो हम बात करते हैं तो ये 1964 to 66 की बात हो रही है, तो उस टाइम पे तो फार्मिंग पे बहुत ही ज़्यादा लोग डिपेंडेंट थे। अब तो फिर भी चलो थोड़ा मतलब बाहर आ चुके हैं तो ज़्यादा लोग उतना प्रेफर नहीं करते, बट अगर आप गांव में जाओगे तो अभी तक भी फिर भी अभी एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इसीलिए उन्होंने बात की थी कि हम क्या करेंगे, एम्फेसिस देंगे। नो डाउट हम इंडस्ट्रियल एजुकेशन पे भी स्ट्रेस देंगे, लेकिन इन्होंने एग्रीकल्चर एजुकेशन की भी बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज 10+2+3 सिस्टम। अब ये 10+2+3 सिस्टम क्या होता है, ठीक है। 10+2+3 सिस्टम को इन्होंने अडॉप्ट करने की बात की थी। ये इनके आप ऑब्जेक्टिव में भी लिख सकते हो, इनका ये हम बोल सकते थे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव था ये, दैट इज़ 10+2+3 सिस्टम। अब ये 10+2+3 सिस्टम था क्या, इनमें इन्होंने बात की थी, ये जो 10 है ना ये स्कूल लेवल है, मतलब फर्स्ट से लेकर 10 तक इन्होंने इसमें रख दिया था। एंड टू जो है वो +1 एंड +2, एंड जो 3 है वो कॉलेज के लिए इन्होंने बोला था। तो इन्होंने बोला था कि इस तरह का एजुकेशन सिस्टम जो है वो होना चाहिए, जो कि आज की डेट में क्या हो चुका है, जैसे ही जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी उसने क्या कर दिया, फिर से इसको रिफॉर्म कर दिया है। लेकिन कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंगली जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो इसके बेस पे था, दैट इज़ 10+2+3 सिस्टम के अकॉर्डिंगली। ठीक है, और आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है, हो सकता है हाई प्रोबेबिलिटी, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हमारे को न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी क्वेश्चन आ जाए। मे बी आई नो वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन को जो आपकी पॉलिसीज़ है, जैसे NPE जो आपकी 1986 है, 1992 है, उनमें आपको वो ऐड करके दे दे। ठीक है, बस एक सब पार्ट बना दे, तो आप उसको भी थोड़ा टच में रखिएगा। नेक्स्ट इज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अगेन आई एम सेइंग दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपको जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ये आ जाए कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या था। एंड दिस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, और आई कैन से दैट दिस कोठारी कमीशन इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर दिस आर कंटेम्प्रेरी जो हमारा ये कंटेम्प्रेरी वाला जो एग्जामिनेशन है इसमें ही नहीं आता है, ये हमारे जो लैंग्वेज का आपका सब्जेक्ट है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक टॉपिक है शायद आपको ये वहाँ पे भी, तो इसीलिए अगर आप उसको एक जगह कर लोगे तो आपने बट वहाँ पे आपने क्या करना है, लैंग्वेज पे फोकस देना है। इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क भी कर दिया है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला, जो हमारा जो कोठारी कमीशन था उन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूले पे बात की थी। अब हम अगर बात करते हैं कि 3 लैंग्वेज फार्मूला था क्या, ठीक है, तो कई बार अगर आप कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाते हैं तो आपको वहाँ पे भी पूछा जाता है कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला था वो उसको सबसे पहले किसने अडॉप्ट किया था, तो 3 या दिया था, ठीक है, तो किसकी मेजर रिकमेंडेशन थी ये, तो दैट इज़ कोठारी कमीशन ओनली। ठीक है, मतलब मेजर थी, ऐसा नहीं है कि मतलब और ने नहीं दिया होगा पता नहीं, लेकिन इनकी जो है ये मेजर रिकमेंडेशन थी।
ठीक है। अब ये थ्री लैंग्वेज फार्मूला था क्या? थ्री लैंग्वेज फार्मूला की अगर हम बात कर लेते हैं तो इन्होंने बोला था कि जो इंडिया है ऑब्वियसली वहाँ पे क्या है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है। अब जब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं तो उसमें से कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं एंड कुछ ऐसी है जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है। मतलब क्या है दोनों का? मतलब ये है कि इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ के लोग जनरली उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो हिंदी है। ठीक है, मदर टंग जो है वो हिंदी है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको समझ ही नहीं आती है हिंदी। ठीक है, उनकी ये जो है ये लैंग्वेज नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर उन्होंने क्या किया था, इसीलिए उन्होंने थ्री लैंग्वेज सिस्टम को अडॉप्ट किया था। तो उन्होंने बोला था कि उनका जो मेन मकसद था ये थ्री लैंग्वेज सिस्टम के लिए, तो वो यही था कि सो दैट कि पूरे पूरे नेशन में कम्युनिकेशन हो ईजिली हो पाए। ठीक है, वहाँ पे जो एक लैंग्वेज है, एक बैरियर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अगर कोई हमारी नेशन होती है, अगर वो मल्टीलिंगुअल होती है तो हो सकता है कि कोई पर्सन एक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड ना कर पाए। लेकिन अगर उसी पर्सन को अगर दूसरी लैंग्वेज आती हो एंड सामने जो पर्सन है वो भी मतलब इसके एफिशिएंट है कि वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑफ लैंग्वेज बोल सकता है, तो हो सकता है कि वो हिंदी ना समझ के कोई दूसरी लैंग्वेज समझ पाए। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, ट्राई किया था थ्री लैंग्वेज सिस्टम फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए, सो दैट कि कम्युनिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो उन्होंने क्या किया था, कैसे डिवाइड किया था थ्री लैंग्वेज सिस्टम को? तो उन्होंने बोला था कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए। ठीक है, दोनों में हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की बात करें चाहे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट की बात करें, जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए, जिसको कि रीजनल लैंग्वेजेस भी बोला जाता है। मतलब अपने अपने एरिया की अपनी अपनी मदर टंग जो भी है फर्स्ट लैंग्वेज वही पढ़ाई जानी चाहिए। सेकंड उन्होंने बोला था कि सेकंड लैंग्वेज जो है वो होनी चाहिए कि जो कि फर्स्ट ना हो। मीन्स अगर पहली वाली अगर आपने कोई भी, जैसे मान लो हिंदी वालों ने हिंदी ले ली, उन्होंने कोई अपनी लैंग्वेज ले ली, तो सेकंड लैंग्वेज वो लेंगे जो उन्होंने फर्स्ट नहीं ली हो। और जनरली उनको ये प्रेफर किया गया था कि सेकंड लैंग्वेज जो है वो आप इंग्लिश लो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया गया था, क्योंकि जब यहाँ पे भी इंग्लिश है और यहाँ पे भी इंग्लिश है तो क्या हुआ, कम्युनिकेशन के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो गए थे। ठीक है, बट ऐसा भी माना जाता है कि क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है ना, तो अब अगर आज की डेट में अगर हम इसकी बात करें तो इट इज़ अ गुड एफर्ट। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ के लोग हैं, ठीक है, कोई अगर केरला के लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं, हमारे लिए हिंदी एक फेवरेबल लैंग्वेज है, उनको हिंदी समझ नहीं आती है। ठीक है, लेकिन अगर हम भी इंग्लिश को सीखे अपने इसमें करिकुलम में, इसको स्कूल में पढ़ें, ठीक है, अगर हमें ये लैंग्वेज आती हो और वहाँ के भी लोगों को क्या इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाया जाए, तो क्या होगा, वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश तो उन्हें भी आती है, फिर हमें भी आता है, तो कम्युनिकेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आई कि ये तो बहुत पुरानी बात है ना, तो उस टाइम पे क्या था, जो लिटरेसी रेट थी वो बहुत कम थी। ठीक है, उस लिटरेसी रेट कम होने की वजह से क्या हो गया कि इंग्लिश उतनी ज़्यादा नहीं लोगों को आती थी, तो कम्युनिकेशन बढ़ा, नो डाउट फर्स्ट से तो बढ़ा, क्योंकि इनकी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस थे, इनकी अपनी रीजनल लैंग्वेज थे, ये कुछ बोल रहे तो ये समझ नहीं पा रहे थे, अगर ये कुछ बोल रहे तो ये समझ नहीं पा रहे थे, ये कुछ बोल रहे थे तो ये समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो इसने कहीं ना कहीं लेवल तो बढ़ाया लेकिन उतना नहीं बढ़ा पाए। ठीक है, तो उन्होंने थर्ड लैंग्वेज को भी लाने की कोशिश की और इन्होंने बोला था कि जो थर्ड लैंग्वेज जो हम रखेंगे दैट इज़ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। कोई भी जो ऊपर दो लैंग्वेजेस हो चुकी हैं वो नहीं, उनके अलावा जो थर्ड मॉडर्न लैंग्वेजेस है उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उनके जो कहने का मतलब था कि ये वाले जो लोग हैं वो यहाँ इस एरिया की कोई एक लैंग्वेज ले ले और ये वाले जो लोग हैं वो इस एरिया की किसी एक लैंग्वेज को ले ले, बट ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए जब हम आगे बात करेंगे हमारी डीमेरिट्स में, तो हम देखेंगे ये थ्री लैंग्वेज फार्मूला, ये जो लैंग्वेज फार्मूला था ये बहुत अच्छा था अगर इसको अच्छे वे में इम्प्लीमेंट किया जाता, लेकिन इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। डिफेक्टिव लैंग्वेज पॉलिसी आई। ठीक है, डिफेक्टिव लैंग्वेज पॉलिसी के अंडर चला गया क्योंकि इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। नेक्स्ट इज तो होप सो आपको ये थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्लियर हो गया होगा, हमने इस पर बहुत टाइम भी दे दिया है। नेक्स्ट हम जल्दी जल्दी से अब बात कर लेते हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट इज लेट स्ट्रेस ऑन वुमेन एजुकेशन। उन्होंने क्या किया था, वुमेन एजुकेशन पे भी बात की थी।
ठीक है, कि गर्ल्स एजुकेशन जिसको बोल देते हैं, उन पे उन्होंने बात की थी। नेक्स्ट, इंक्रीज द उन्होंने बोला था कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर नेशन। आज की डेट में भी अगर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर हम मानते हैं इस चीज़ को, दैट इज़ एजुकेशन। तो उन्होंने बोला था कि जो एजुकेशन पे जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो हम टोटल नेशन की जो टोटल इनकम है ना, उसका 6% जो पार्ट है वो हम एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट, उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन पे भी उन्होंने बात की थी, वही कि अगर मान लो सेकेंडरी लेवल पे अगर कोई बच्चा चाहे, ठीक है, तो उनको वो आप वोकेशनल एजुकेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट, उन्होंने एडल्ट लिटरेसी या एडल्ट एजुकेशन की भी बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट इन टेक्स्ट बुक में टाइम टाइम पे जो टेक्स्ट बुक है, तभी हम बोलते हैं ना कि सिलेबस बदल गया, तो वो क्या था, ये टेक्स्ट बुक क्योंकि बच्चे हैं, टाइम के साथ साथ क्या हो जाती है, रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, नीड चेंज हो जाती है, तो इसीलिए फॉर द क्वालिटी एजुकेशन जो टेक्स्ट बुक है उनको भी क्या किया जाता, इम्प्रूव किया जाता था, रिफॉर्म किया जाता था, मॉडिफाई किया जाता था। नेक्स्ट, जैसे कि अगर हम बात करें आजकल के कोविड टाइम के, लास्ट ईयर में क्या हो गया था, डिपेंडिंग अपॉन द नीड बच्चे स्कूल नहीं जा पाए थे प्रॉपरली, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, जो सिलेबस हो गया था वो कट हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन स्कूल बिल्डिंग, ठीक है। स्कूल की बिल्डिंग अगर एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो अच्छा, तो वहाँ पे एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो भी अच्छी तरह से होगा। तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन में। नेक्स्ट इज टीचर स्टेटस एंड टीचिंग मैथड। टीचर स्टेटस एंड टीचिंग मैथड मतलब जो टीचर होने चाहिए वो भी वेल एजुकेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी टीचर पढ़ाना आपको स्टार्ट कर दे, उनकी भी प्रॉपर एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। उनको भी